जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि हमेशा से अपने वादे के अनुसार 10 बजे आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने ख्यालों और वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी बात रखने के लिए आपके बीच एक बार फिर मैं हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह बात वही है कि बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके बीच भी नहीं आ सकते। और आप जानते हैं कि हम अपने पेज से लाइव नहीं कर सकते, हमें दूसरे माध्यमों से ही लाइव करना पड़ता है, आप लोगों के बीच आना पड़ता है, आप लोगों से जुड़ना पड़ता है। वैसे तो हमारा वीडियो देखते ही, हमें सुनते ही, और पहले से भी ये व्यवस्था है कि हमारी टाइमलाइन को स्लो किया जाए, जहां हम बोलें उसे रोका जाए, उसे लोगों तक ना पहुंचने दिया जाए। ये सारी चीजें होती रहती हैं। इन सारी लड़ाइयों के बावजूद आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और आपके आशीर्वाद से हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंचा रहे हैं और सफल भी हैं। अगर उसका श्रेय किसी को जाता है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को, आप लोगों के श्रद्धा को, आप लोगों के प्यार को, आप लोगों के विश्वास को, जो हम पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, हम प्रतिदिन आप लोगों के बीच 10 बजे इसलिए आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि देश अमृत काल में नहीं, सदियों, अगर सदियों की बात कहें तो अगर यूं समझ सकते हैं कि लाखों साल में पहली बार देश विष काल से गुजर रहा है। शायद इस तरह की त्रासदी और इस तरह का विष काल देश ने बाहरी आक्रमणकारियों के बाद भी नहीं झेला होगा, जो आज देश को झेलना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं इसीलिए जिन कालखंडों में हम गुलाम बनकर रहे हैं, जिन कालखंडों में हम गुलाम बनकर रहे हैं, उन कालखंडों में भी भारत के आम लोग, भारत के आम नागरिक इतनी दुर्दशा और इतनी गरीबी को नहीं झेला है। और इसीलिए हमें विश्वास है मेरे दोस्तों कि अगर हम बाहरी आक्रमणकारियों को पछाड़ने में, भगाने में, भले ही किसी अपनी कमजोरियों के कारण हम गुलाम होते रहे हैं, लेकिन जब हम आगे आकर लड़े हैं, जब ये इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर आगे आकर लड़े हैं, तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा है। और इतिहास को, अगर इतिहास का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हर कालखंड में, हर बाहरी आक्रमण में, हर तरह की आपदाओं में अगर किसी ने युद्ध किया है, किसी ने लड़ा है, किसी ने देश के लिए कुछ किया है, वो मजदूर, किसान और आम आदमी ही है। देश के राजा महाराजा, देश के धनाढ्य वर्ग, देश के पूंजीवादी वर्ग जो उस समय हुआ करते थे, देश के मीडिया से जुड़े हुए, यानी उस समय की जो का माध्यम था मीडिया, ये वर्ग हमेशा दलाली में रहा है।
और दलाली में अगर सबसे प्रमुखता से किसी को देखा जाए तो जिसे मैं कहता हूं दलाल वही रहे हैं। तो दोस्तों, जिस अमृत काल का जिक्र किया जा रहा है, आप भी अपने आसपास देखिएगा, आप भी अपने घरों में जागिएगा, आप भी अपने जिन लोगों को खोया है उनको याद कीजिएगा, आप भी उन लम्हों को याद कीजिएगा जब पूरा देश का मजदूर वर्ग, पूरा देश का सर्वहारा वर्ग सड़कों पर आवारा अपने घरों के लिए निकल चला था। और जैसे आवारा पशुओं को हकाला जाता है, वैसे ही आपको हकाला जा रहा था, हाका लगाया जा रहा था पुलिस के जरिए। आप जंगलों में छिप करके अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। आप ऐसे दुर्गम स्थानों और दुर्गम रास्तों से आप रेलवे की लाइन पे चलकर अपने घरों की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी कल्पना करना मुश्किल है। और दोस्तों, सचमुच अगर ये अमृत काल है तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इससे पहले का काल अगर विष काल था तो हम समझते हैं देश को वही चाहिए। कम से कम इन 7 सालों में, मैंने कई बार इस बात को आप लोगों के सामने रखा है, उद्धृत किया है कि इन 7 सालों में जितना कहर इस देश पर बरपा है, जितना कहर इस देश ने झेला है, शायद ही इतिहास में कभी नहीं झेला होगा। तो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं मनमोहन मिश्रा इस लोकतंत्र के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, आप हम पर इतना भरोसा करते हैं। दोस्तों, आगे जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, जिस माध्यम से भी हो इसे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे देश को बचाया जा सके। मेरे दोस्तों, 10 फरवरी को चुनाव होना है, पहली वोटिंग होगी और 10 फरवरी को शायद कुछ राज्यों में पूर्ण चुनाव हो जाएगा। तो यह समय आपके और हमारे, मतलब आप और हम आराम ना करें, सोए ना, एक क्षण का विश्राम ना लें, इस देश को बचाने की कोशिश करें, कोशिश करते रहें और बचाएं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं और करते हैं। दोस्तों, कुछ कमेंट्स रमेश भारद्वाज जी ने भी लिखा है, जाट चौधरी ने लिखा है, मोदी गैंग ईवीएम में डेटा प्रीलोडिंग 20 से 30% ही क्यों, 80 से 90% क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। मान लीजिए कुछ वोट उनको मिलेंगे और कुछ वोट के अगर वो 80-90% डेटा प्रीलोडिंग कर दें तो जो वोट मिलेगा फिर तो इतना ज्यादा वोट पड़ जाएगा, मतलब मशीन में इतना ज्यादा वोट पहुंच जाएगा जितना
समाज में वोट भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक विधायक विधानसभा में अगर 2 लाख वोटर, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तो 2 लाख वोटर हैं और नरेंद्र मोदी ने उसका 20%, 2 लाख वोटर का 20% अगर प्रीलोड डाल दिया, पहले से डाल दिया, और कुछ वोट पड़े सभी पार्टियों को मिलाकर के, मान लीजिए कि अगर 60% वोटिंग हो गई तो 80% हो गया, तो 80% हो गया। इसका अर्थ यह होता है कि 1,60,000 वोटिंग ईवीएम में होनी चाहिए। अब अगर आपके कथनानुसार अगर 80% 90% डेटा लोड कर दें और इधर 60% वोटिंग भी हो जाए, तो अगर वोट 2 लाख है एक विधानसभा क्षेत्र में और उस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग जितनी हुई है वो बाहर जो निकल कर आता है काउंटिंग के बाद अगर 3 लाख हो गया, तब क्या करेंगे? पकड़े जाएंगे। तो बड़ा मैक्सिमम, मतलब बड़ा वो बार बार भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाती रहती है कि उसको कितना वोट मिलने वाला है, कितना परसेंट मिलने वाला है, उसी के आधार पे उतना ही परसेंट जोड़कर, जैसे मान लीजिए 30% 30 से 40% के वोटिंग पर जीत होती है किसी एक पार्टी की, 30% से अधिक मिला तो वो जीतता है, वो उस क्षेत्र का कैंडिडेट उस पार्टी का जीतता है। अगर ये आधार मानते हैं तो अगर उन्हें अपने इंटरनल सर्वे से पता चलता है कि 20% वोट हमको मिल रहा है, तो वो 20% डेटा लोड करते हैं। अब उसमें से थोड़ा माइनस प्लस होने के बाद 40-45% वोट मिलता है, कम या ज्यादा 30-35 से लेकर 40-45 तक वोट मिलता है, जिससे वो जीत जाते हैं। अगर यही आपके कथनानुसार 70-80% लोड कर दें और वोट भी उनको इतना ज्यादा मिल जाए, तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक बात और समझ लीजिए, 2019 के चुनाव में इस बात को दबाया गया मीडिया से भी, और चुनाव आयोग ने भी पक्षपात किया, चुनाव आयोग ने भी इस बात को दबाया, उसको काउंटिंग नहीं होने दी। असल में बहुत से ऐसे क्षेत्र 2019 के चुनाव में सामने आए जहां वहां के वोटरों की संख्या से ज्यादा ईवीएम मशीन में वोट पड़ चुके थे। यह कैसे संभव हुआ? यानी प्री डेटा लोडिंग जो मैं कहता हूं वो 100% ट्रूथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रह गई सारी संस्थाएं गुलाम बन चुकी हैं, सभी संस्थाओं के जो शीर्ष पर बैठे हैं, जैसे अब चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई है, सीबीसीआईडी, जहां बड़ी संस्थाओं के पदों पर बैठे हुए लोग आज इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका कार्यकाल खत्म हो और कब राज्यसभा में जाएं, क्योंकि जितनी तनख्वाह उनको उस पोस्ट पे मिल रही है, जैसे मान लीजिए कि एक जज सुप्रीम कोर्ट का जो तनख्वाह मिल रहा है, या फिर एक चुनाव आयोग का आयुक्त है, उसको जो तनख्वाह मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा उसे राज्यसभा में जाने से मिलेगा। नौकरी उसमें पक्की हो जाएगी और जो पहले की पेंशन है वो भी रहेगा, राज्यसभा वाला में भी 5 साल रहकर चले जाएंगे, वो भी पेंशन मिलेगी। यानी कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि आज बिक चुका है। मैंने कहा, मैं कल एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी ने नेशनलाइजेशन किया है, सबका प्राइवेटाइजेशन, बैंक, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी संस्थाएं हैं उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, रोड से लेकर, एयर से लेकर, पोर्ट से लेकर सब कुछ। लेकिन एक चीज, भ्रष्टाचार, उसका नरेंद्र मोदी ने नेशनलाइजेशन किया है। यानी कुछ लोग ही भ्रष्टाचार कर सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं,
ईडी के चीफ आते हैं, इलेक्शन कमीशन के चीफ आते हैं, जो सब सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, और उसके साथ साथ अडानी आते हैं, अंबानी आते हैं, और कुछ गुजराती चोर आते हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया है कि आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं। अब इस बात को आपको इस तरह से भी समझ लीजिए, क्या कभी आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर पे ईडी का छापा देखा है? चलिए, अडानी अंबानी या गुजराती चोरों के जो पूरा देश लूट कर बैठे हैं, उनके घरों पर कभी आपने छापा देखा है? ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का, वगैरह का? क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं, जहां की जब मैं ये प्रमाण के साथ आपके सामने रखता हूं, आपके सामने भी प्रमाण है कि 90% चोर गुजराती हैं। सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने चोर हैं उनमें से 90% गुजराती हैं। जब मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, और ये बात सामने है कि जो बड़ी डकैतियां होती हैं, बैंकों की में लूट होती है, इंस्टीट्यूशन घोटाले होते हैं, फ्रॉड होते हैं, देश को लूटकर भागने की बात होती है, इसमें 90% गुजरातियों का हाथ है। लेकिन आपने कभी सुना क्या कि किसी गुजराती के घर पे ईडी का छापा पड़ा हो, सीआईडी का छापा पड़ा हो, या कि अडानी के घर पे या अंबानी के घर पे, या जो चोर जिनके लिए नरेंद्र मोदी खुल करके, नंगे होकर के काम कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, उनके घरों पर कभी छापा पड़ा हो? आपने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना होगा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है। तो चुनाव की बात, अभी एक भाई ने सवाल किया, जाट चौधरी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, मैंने उनका जवाब दिया। जाट चौधरी कहते हैं चुनाव आयोग हाईजैक है। बिल्कुल हाईजैक है चुनाव आयोग। कोई भी देखिए, लेबर कोड को खत्म कर दिया गया, लेबर लॉ को खत्म कर दिया गया, जो भी आरटीआई को कमजोर कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, भेजा गया। तो ये तो साफ संकेत, तो साफ दिखाई दे रहा है कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, आपको संशय नहीं होना चाहिए। कुछ और लोगों तक पहुंचते हैं मेरे दोस्त। हरविंदर सिंह जी ने एक डाला है, योगी के पिछले 30 दिनों की भाषा का एनालिसिस विकास, कल्याण, सुरक्षा से जिन्ना, तमंचा, गर्मी पर क्यों उतर आए योगी आदित्यनाथ। मैं योगी जी को एक मैं कह सकता हूं कि एक पूरी तरह से एकदम बंधे हुए हैं योगी जी। योगी जी जो बोल रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं चैलेंज कर सकता हूं, ये योगी जी नहीं बोल रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि तुम ये बोलो। योगी जी जो किए, अगर 5 साल के कार्यकाल के में अगर मैं उनके उत्तर प्रदेश के कार्यकाल का एनालिसिस करूं, तो एक भी काम योगी जी ने नहीं किया है, अच्छा भी और बुरा भी। वो काम कुछ और लोगों ने किया है, जो सुप्रीम मुख्यमंत्री अपॉइंटेड भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह ग्रुप के, गैंग के जो अपॉइंटेड है वहां, उन्होंने किया है। तो योगी जी की भाषा अगर आज बदली है, तो योगी जी तो आज छटपटा रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। योगी जी को चाहिए कि वो जब तक कोई डेमोस्ट्रेशन, मतलब डेमोलेशन नहीं होता, जब तक तोड़फोड़ नहीं होता, जब तक किसी घर को गिराया नहीं जाता, तब तक उस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का वक्त अब आ गया है। दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को बहुत 60-70 साल लग गए कि नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ गलत है, लोगों ने सोचते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रूव कर दिया
कि अगर भारतीय जनता पार्टी का डेमोलिशन नहीं हुआ तो पूरे देश का डेमोलिशन हो जाएगा। और जो विरोधी भी, जैसे मतलब जो कांग्रेस के विरोधी हैं, मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, किसी पार्टी का मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आज मुझसे कोई पूछे कि क्या आज जो हो रहा है इसके पहले कांग्रेस के 70 साल में से तुलना करें तो आप कितना नंबर देंगे या कितना, क्या एनालिसिस आपका होगा? तो मेरा मानना है कि 100% कांग्रेस, 99% कांग्रेस सही है, 1% बीजेपी सही है। यानी बीजेपी इज वर्स्ट इन वर्स्ट। अब ऐसे कह सकते हैं, उल्टा इसको ऐसे ले लीजिए कि बीजेपी से 100 गुना बेहतर कांग्रेस थी, कांग्रेस का शासन था। और आज मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूं, ना ही पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, लेकिन आज नहीं तो कल पूरे देश को कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? जैसे प्रादेशिक स्तर पे चलिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन जाएगी, बीजेपी को हरा करके सपा सत्ता में आ गई, वहां पंजाब में कांग्रेस आ जाएगी, गोवा में कांग्रेस आ जाएगी, अगर आ जाए तो, या जो भी पार्टी आ जाएगी, अगर इन प्रदेशों में अगर आती है वो उतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो लड़ाई है वो 2024 या उससे पहले की है। 2024 तो आने नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी अमृतकाल की बात की गई, आपको इंतजार करने के लिए कह दिया गया, 25 साल बाद 2047 तक आप इंतजार कीजिए, तब देश विकास करेगा, तब आप जिंदा रहेंगे, आपको तब नौकरी मिलेगी, आपको तब रोटी मिलेगी, आपको तब घर, जो भी वादे नरेंद्र मोदी ने चुनाव में 2013 से पहले यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था, उसका इंतजार कीजिए, 2047 के बाद आपको मिलेगा। अब उस समय मोदी रहेंगे, आप रहेंगे, कौन रहेगा पता नहीं, कम से कम तो युवा रहेंगे, हम जैसे लोग तो कम से कम नहीं रहेंगे, ना मोदी रहेंगे ना हम रहेंगे, ना हम आपको बताने के लिए रहेंगे ना मोदी आपको दिखाने के लिए रहेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि मोदी ने तो ये, इसका अर्थ ये होता है कि मोदी ने कह दिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे 10-20 साल जब तक जिंदा हूं रहने दो। उन्होंने ये इंडिकेशन भी दे दिया। इसी के जरिए जो मैं आरोप लगाता हूं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनकर के पूरे देश पर आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं, ये उनकी का षड्यंत्र है और उनकी मंशा को उनकी पार्टियों ने ही उजागर किया था। उसी आधार पे उन्होंने यह भी कह दिया कि अब हमसे मत पूछो, बाद में 2074 के बाद 2045 के बाद पूछना, 25 साल बाद 2047, 100 साल मतलब आजादी के 100 साल बाद, तब पूछना कि मतलब हमने क्या किया। इसका अर्थ यह है कि वो एक स्वीकार कर चुके हैं कि वो जब तक जिएंगे, अपने लिए बैकअप पूरा तैयार कर लिया कि जब तक जिएंगे तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। उस पीरियड में आपको उनसे कुछ पूछना नहीं है, देश का क्या होगा इस बारे में आपको बात नहीं करनी है, न सोचना है न समझना है। वैसे भी आपको समझने लायक छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई आपकी बंदी कर चुके हैं, दिमाग आपके पास रहेगा नहीं, अगर रहेगा तो वैसे भी मेंटल हॉस्पिटल तैयार करवा रहे हैं, मेंटल चिकित्सा और मेंटल सपोर्ट के का पूरा वो तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश को मेंटल ही करना है आगे चल करके। तो दोस्त, कहने का अर्थ है कि वो इस अपने लक्ष्य जो उन्होंने सामने रखा, उससे भी यह साबित हो जाता है कि उनके इरादे कुछ नेक नहीं है, वो कुछ और चाहते हैं जो शायद बहुत ही बुरा होगा इस देश के लिए। तो दोस्तों, अच्छी बात है, हम उस पर आते हैं।
तो कुछ और एक जो कमेंट्स है मैं उसमें देख लेता हूं। हरविंदर सिंह जी ने लिखा, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील। अब मैं समझता हूं इस अपील को, ये काफी लंबी है, लंबी चौड़ी है। किसान मोर्चा की अपील, किसान आंदोलन एक सिपाही, मेरे किसान साथी। चलिए इसको कभी और मतलब इसका अध्ययन करके मैं आपको इसका निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हरविंदर सिंह ने ये एक पोस्टर डाला है, भाजपा नेता वरुण गांधी का इंटरव्यू। बोले, लखीमपुर कांड में मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, आखिरकार सरकार क्या साबित करना चाहती है। यह बहुत सटीक, हरविंदर सिंह जी ने एक पोस्टर डाल करके जो सवाल खड़ा किया है बहुत ही सटीक है। अब रह गई बात वरुण गांधी की। वरुण गांधी ने जो सवाल किया है वो सही सवाल किया है और उसका जवाब बहुत साधारण सा है। मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी को इंटरेस्ट नहीं है उत्तर प्रदेश जीतने में। नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट यह है कि किसी भी कीमत पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बने। यह पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं और चैलेंज भी कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। यह मेरा चैलेंज है कि भारतीय जनता पार्टी ये डिक्लेयर करे कि क्या अगर किसी तरह से, चोरी से, बेईमानी से अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या इस बात का डिक्लेरेशन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? नहीं करेगी। यह तय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अगर इस देश में किसी से योगी जी मोदी जी अपने लिए महसूस करते हैं कि कोई मेरे लिए कल खतरा बन सकता है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। यह मैं बारीकी से अंदर की बात जानता हूं और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ को निपटाना, यानी कि उनके वर्चस्व को खत्म करना जरूरी है, न कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जिता करके चुनाव जीतना। इसीलिए अब जानते हैं किसानों की बात क्यों नहीं मानी गई। इतने दिनों तक एक साल तक बिठाए रखा गया। 700 किसानों को श्रद्धांजलि तक संसद में नहीं देने दी गई। ये सारी चीजें क्यों की गई? क्योंकि किसान पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा इस क्षेत्र के ज्यादा थे। वहां उन्हें चिढ़ाना था। वो जानते थे कि पंजाब में हम जीत नहीं सकते, हारेंगे। पंजाब में उनका इंटरेस्ट खत्म। हरियाणा सरकार बन चुकी है, बाद में देखा जाएगा खरीद फरोख्त से। उत्तर प्रदेश को उन्हें हारना था और इसीलिए चिढ़ाना था। इसीलिए ऐसी घटना करवाई गई और रौंद दिया गया किसानों को। इसीलिए आज टेनी, मतलब ये गैंगस्टर टेनी, वही है ना टेनी, तो टेनी माफिया, उनको तो माफिया भी नहीं कहते, माफिया तो कुछ और लोगों को कहते हैं। तो एक टेनी को नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटा रहे हैं। उसका कारण यह है कि किसानों को मिर्ची लगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिर्ची लगे और वो बीजेपी के खिलाफ वोट करें। और ऐसा मैंने पहले भी कह चुका हूं, दावे के साथ कहता हूं, ताल ठोक के कहता हूं, आज नहीं तो कल बात समझ में आ जाएगी, योगी जी को भी समझ में आ जाएगी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जनता पार्टी और आरएसएस कमर कस करके तैयार बैठी है कि किसी भी तरह से योगी का राजनीतिक वर्चस्व खत्म कर दिया जाए। सरकार बने वो सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर योगी की अगर सरकार बनती है और योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे या ताल ठोक के बाधा खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं। अब आप समझिए,
कितनी बड़ी बात है। तो योगी मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी खतरा है। योगी अगर राजनीति में उनका वर्चस्व रहा है, मुख्यमंत्री ना बने तो भी खतरा है। तो मोदी के लिए आज योगी से निपटने के अलावा और कोई विजन, कोई टास्क नहीं है, यह बात मान के चलिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इतना, मतलब किसानों को रौंद देने के बाद उसका बेटा जेल में है, डेफिनेटली उसका गुस्सा किसानों पर के अंदर भी होगा, आम आदमी में भी है। एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज वो देना चाहते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कुचलेंगे, हम अपने आदमी को नहीं हटाएंगे, हमने ही तो कहा था कि मार दो। इसका अर्थ यह है, यानी वो जानबूझकर किसानों को, देश की आम जनता को चिढ़ाना चाहते हैं कि तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें ऐसे ही कुचलेंगे। और यह कहकर वो ये बताना चाहते हैं कि तुम मुझे वोट मत दो। अभी राजनेता है नरेंद्र मोदी, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में यह कहना शुरू कर दें कि भाई तुम हमें वोट मत दो, तो गलत हो जाएगा ना। ये इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वालों को ठेंगा दिखा करके इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें वोट मत दो, क्योंकि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है अभी हमें, और फिर जरूरत पड़ेगी तो हमें तुम्हें बरगलाना आता है, तुम्हें बेवकूफ बनाना आता है। और वैसे भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की आम जनता को निर्मला सीतारामन ने क्या कहा, सीधे सीधे पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता का अपमान किया। उत्तर प्रदेश टिपिकल टाइप आंसर। अब समझो, मतलब क्या उत्तर प्रदेश में मूर्ख रहते हैं, उनको आंसर नहीं देने आता, वो बोलना नहीं जानते, वो समझते नहीं हैं। निर्मला सीतारामन जी अपने वक्तव्य में क्या कहना चाहती थी, आप उसका अर्थ निकाल लो। लेकिन ये सारे मैसेज ये है मेरे दोस्त कि तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आज योगी से निपटना ज्यादा जरूरी है बजाय दूसरे और मुद्दों के। अब आते हैं मेरे दोस्त कि मोदी जनता पार्टी, मैंने आज डाला था कि मोदी जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। आप सोचो मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने नोट लॉन्चिंग किया, नोटबंदी नहीं, नोट लॉन्चिंग किया, और उस नोट लॉन्चिंग में 300 के आसपास हमारे अपने भारतीय मर गए रोड पे खड़े होकर के। कोई संवेदना नहीं नरेंद्र मोदी ने जताई। मेरे दोस्त, और जितने भी कार्य उन्होंने किया, जैसे जीएसटी के जरिए देश को बर्बाद करना, बिजनेस को बर्बाद करना, तबाही के जितने भी मंजर दिखाना था नरेंद्र मोदी ने इस देश को दिखाया। एक एक का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जब देश में लॉकडाउन करना चाहिए था, याद करो 31 जनवरी को यह सिग्नल आ गया था, क्योंकि केरला में कुछ कोरोना केस मिला, तो देश को हाई अलर्ट पे हो जाना चाहिए था, पूरा एयरपोर्ट क्वारंटाइन करना चाहिए था, आइसोलेट कर देना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। तो उनकी मंशा क्या थी कि पूरे देश में पेंडेमिक फैल जाए। कभी किसी पत्रकार ने सवाल भी नहीं पूछा। आप कहेंगे तो नरेंद्र मोदी उस बीच क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी उस बीच 31 जनवरी जब कोरोना का आगाज हो गया भारत में, तब से लेकर के 24 फरवरी तक नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। क्या इसे आप सही मानते हैं? क्या इसे एक संवेदनशील प्रधानमंत्री आप मानेंगे उनको
कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके जान की उन्हें बड़ी चिंता थी, आपको बचाना चाहते थे, वगैरह वगैरह, ऐसा आप सोच सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो क्या नमस्ते ट्रंप से भारत को क्या मिलना था? हम ट्रंप को बुलाकर एक बार फिर ट्रंप सरकार या ट्रंप का प्रचार हम भारत में क्यों कर रहे थे? हमें जाकर के, भारत को जाकर के अमेरिका में सरकार बनानी थी? नहीं ना। और वो प्रोग्राम भी उनका पर्सनल था, उसको क्यों किया गया? और जब वो प्रोग्राम 24 फरवरी तक इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को कहीं सील नहीं किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे नमस्ते ट्रंप देखने, शामिल होने या संभालने या जो भी किसी न किसी जरिए। क्या ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ नहीं था? आम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं था? उनको मौत के मुंह में झोंकने जैसा काम नहीं था? और यहां हद नहीं होता है मेरे दोस्त। जब नमस्ते ट्रंप करके चले गए, जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, तब आपने देखा कि उन्होंने दिल्ली में दंगे करवा दिए। नमस्ते ट्रंप करके वो चले गए, उसके बाद भी बड़े आराम से, बड़ी शांति से, बड़े प्यार मोहब्बत से नरेंद्र मोदी अपने महल में आराम फरमा रहे थे। कब तक? 23 मार्च तक। 23 मार्च तक उन्हें कोई चिंता नहीं थी, जब कोरोना पूरी तरह से भारत को अपने आगोश में ले रहा था। उस समय कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ एक विजन पर काम कर रहे थे कि किसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार कांग्रेस की थी, बनी हुई थी, चल रही थी, उसको षड्यंत्र करके, आप जानते हैं गद्दारों की कमी होती नहीं, और वैसे भी सिंधिया खानदान गद्दारों का खानदान रहा है, तो उनके जरिए वहां की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनवाना उनकी प्रायोरिटी थी। 23 मार्च को जब वो सरकार बना चुके, उसके बाद 24 मार्च को अचानक लॉकडाउन कर देते हैं पूरे देश में, पूरे देश को मारने के लिए। अब उसमें फंसेगा आदमी तो कहां जाएगा? भूखों मरेगा। आपने देखा कि अच्छे अच्छे लोग या जो मजदूर जो गर्व से अपने लिए कमाते थे, खाते थे, वो कटोरा ले लेकर के लाइन में खड़े होकर के भिखारियों की तरह अपने सुबह और शाम का नाश्ता या खाना वहां कलेक्ट कर रहे थे, मांग कर खा रहे थे। यह कैसे हुआ? इसके बीच उन्होंने देश का मजाक उड़ाया, तालियां बजवाई आपसे, थालियां बजवाई आपसे, यानी आपके मूर्खता की सारी परीक्षाएं वो लेते रहे और आप उन मूर्खता पूर्ण परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। आप ये साबित करते रहे कि मोदी जी हमारे राजा हैं और हम उनकी प्रजा, वो जो कहेंगे वो करेंगे, आंख बंद कर कुछ भी नहीं सोचेंगे। आपके घरों का दिया बुझवाया, आपके घरों के बाहर दिया जलवाया। आप जानते हैं लोगों के घरों में जब मौतें होती हैं तब घरों के अंदर अंधेरा करके बाहर दिया जलाया जाता है। उन्होंने कहा कि अपने घरों में अंधेरा कर लो, बाहर निकलकर टार्च जलाओ, लाइट जलाओ, दिया जलाओ। क्या था? ये किस वैज्ञानिक सोच या किस वैज्ञानिकता के आधार पे उन्होंने ये सब आपसे करवाया? नहीं, ये सब जो वो कर रहे थे गलतियां, यानी 24 फरवरी का नमस्ते ट्रंप और 23 मार्च की ताजपोशी शिवराज की देश के लिए महाकाल बना। कोई सवाल नहीं उठा। सवाल उठाए गए तो कहां कहां, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं, पता नहीं कौन कौन से, कुछ मुसलमानों पे आरोप लगाए गए, कुछ इस तरह कुछ उस तरह, मतलब डाइवर्ट्स करने की कोशिश की गई। लेकिन देश के साथ विश्वासघात हुआ। देश ने उस विश्वासघात को ही अपने लिए सबसे बड़ा वरदान समझा। खैर, ये भारत की खूबी रही है। भारत जिस पर भरोसा करता है, लेकिन जब टूटता है, जिस दिन भारत का भरोसा टूटता है, तब भारत में 1857 होता है।
1857 में जिस तरह गर्दन से पकड़ करके अंग्रेजों का गर्दन काट दिया गया था, अंग्रेजों को भागना पड़ा था 1857 में, उसी तरह भारत का यह रिएक्शन होता है, आगे भी होगा। जब भारत पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, भारत गुलामी के कगार गुलाम हो जाएगा, भारत की सत्ता 2-3 आदमियों में, अडानी, अंबानी, मोदी, शाह में दफन हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, तब रोष बाहर आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जिस राह पे चल रहे हैं वो एक गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है देश को। अमृतकाल तो छोड़िए, साल भर किसान सड़क पर बैठा रहा, 700 किसान मर गए, उनसे कोई संवेदना नहीं नरेंद्र मोदी को। आतंकवादी कहा, उनको माओवादी कहा, उनको नक्सली कहा, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको चीनी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, जो मुंह से निकला कहा। अंत तक यह भी कह दिया कि ये सब यही पेशेवर हैं, माने आंदोलन जीवी हैं। लेकिन मेरे दोस्त, उस बिल का भी कोई महत्व नहीं था। बिल को तो बिना बिल पास किए ही लागू कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और कर दिए। प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ इज द किसान बिल, समझ लो उसे। प्राइवेटाइजेशन अपने आप में एक ऐसा फंडा है जिसमें सारे भारत के सारा संविधान खत्म हो जाता है, उसमें समा जाता है। भारत का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, भारत की पूरी अक्षुण्णता, भारत का पूरा सामाजिक सिस्टम, भारत की पूरी समृद्धि, सब कुछ खत्म हो जाती है। भारत का गर्व से कहना कि मैं कृषि प्रधान देश हूं, यह सब कुछ खत्म हो जाता है अकेले प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। तो किसान बिल तो वो प्राइवेटाइजेशन के जरिए लागू कर ही रहे थे। आप कहेंगे तो फिर किसान बिल इतने दिनों तक वापस क्यों नहीं लिया? किसानों को चिढ़ाना चाहते थे, किसानों को ये बता रहे थे कि आई एम द सुप्रीम, मैं जो कहूंगा वही होगा। मेरा वो एक है ना डायलॉग कि मेरा वचन ही है शासन। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करें, जब नरेंद्र मोदी अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करें, तब कोई उन पर उंगली ना उठाए, सर ना उठाए, सामना ना कर सके। इसीलिए लोगों को प्रताड़ित करके ये बताना चाहते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह उनकी योजना थी। किसान बिल तो कोई मतलब नहीं था। किसान बिल तो लागू, अब भी लागू है ऑलरेडी। मैं चैलेंज करता हूं, अगले कुछ महीनों में, कुछ साल के अंदर ही पूरा देश की जमीन पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। उसकी सारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी कर दिए उस बिल के बगैर। मैंने इसके पिछले एपिसोड में जब आपसे बात कर रहे थे तो पूरा विधिवत आपको समझाया था कि वो कैसे लागू करेंगे। ना आपको बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे देना ही पड़ेगा। चलिए उसको कभी और लेंगे। तो दोस्तों, इतने बड़े खतरनाक इंसान को, जिसे पूंजीपतियों ने, अडानी अंबानियों ने पाल पोस करके एक कालिदास को, एक मूर्ख बच्चे को, एक मूर्ख आदमी को आपके ऊपर थोप दिया है, क्या उसे लेकर झेलते रहेंगे? क्या उसके द्वारा आने वाली जो बर्बादी है उसको ना देखेंगे, इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, देश को गुलाम होने देंगे, देश को बर्बाद होने देंगे, तबाह होने देंगे? अगर आपको यह लगता है कि आप राष्ट्रवादी हैं, यह देश आपका भी है, तो आपको सामने आना होगा। चलिए कुछ तात्कालिक घटनाओं, अब देखिए षड्यंत्र कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। अगर उनके षड्यंत्र की बात करें, ऐसे आदमी को आप कैसे वोट दोगे? मैंने कहा कि पूरा का पूरा षड्यंत्र था, और किसी एक काम पर, एक सवाल पर एक जवाब नहीं आएगा, अगले जन्म में भी नहीं आएगा। अब तो उन्होंने खुद ही कह
को 1947 तक आप 2047 तक आप पूछ नहीं सकते, पूछो ही मत। तो कहां से पूछोगे आप? अब तो अमृतकाल घोषित कर दिया, अगले 25 साल तक अमृतकाल है। अब इस काल में तो आप अमृत ही पी सकते हो। यह अलग बात है कि अमृत पी पी कर मरते रहो। तो कुछ घटनाएं, जैसे एक षड्यंत्रकारी का षड्यंत्र कितना खतरनाक होता है, उसकी घटनाएं अगर मैं आपके सामने रखूं तो आज ही एक घटना घटी है, उसको समझिए। ओवैसी के ऊपर हमले को आप क्या समझते हैं? ओवैसी के ऊपर हमला या ओवैसी के ऊपर गोलियां चलवाना या ये जो भी ड्रामा हुआ, मेलोडियस ड्रामा, ये सब ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली साजिश है। क्यों? कारण ये साजिश है, ये मैं कैसे कह रहा हूं? आपने ध्यान दिया होगा, न्यूज से देख लीजिए उठा करके, कि जो गोलियां चली हैं वो लगी कहां है? कार की बॉडी में नीचे के पोर्शन पे। अगर वो गोली अंदर घुस भी जाती तो शायद पैर में लगती या फिर उसके नीचे भी निकल जाती। यानी गोली मारने के लिए गोली नहीं चलाई गई है, गोली सिर्फ चलाने के लिए चलाई गई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जानते हैं कि वो ऐसी इतनी कड़वी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे बात बोलते हैं, लेकिन ओवैसी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी ईडी का छापा ओवैसी पर पड़ा? कभी ओवैसी की गिरफ्तारी हुई, ओवैसी के ऊपर हेट स्पीच का केस चला, या ओवैसी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, या ओवैसी को कुछ भी? आप बताओ, नहीं ना। यानी भारतीय जनता पार्टी का वरदान है उनको, नरेंद्र मोदी के, वो क्या कहते हैं, गुड बुक में है, मतलब उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, और नरेंद्र मोदी के पैसे से ही वो राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो मेलोडियस ड्रामा क्रिएट किया गया हमले का, ये सिर्फ इसलिए कि हिंदू और मुसलमानों में थोड़ा सा एग्रेशन बढ़े, और उस एग्रेशन का फायदा, मान लीजिए जैसे अगर मुसलमान में सिंपैथी जागती है तो बोलेगा, सोचेंगे अरे रे रे हमारे ओवैसी पर गोली चलवा दी, हम वोट नहीं देंगे दूसरे को, हम तो ओवैसी को ही वोट दे देंगे। ये सिंपैथी। और अब भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी के प्रति सिंपैथी क्रिएट करवा करके, इस गोली चलवा करके क्या फायदा मिलेगा? मात्र इतना, मुसलमानों का वोट बटेगा। जहां मुसलमानों का वोट थोक में कांग्रेस या सपा या बसपा को जाना है, वहां सीधे सीधे बंटवारा होगा, और ओवैसी को भी वोट जाएगा, यानी उनकी पार्टी को भी जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि उन्हें ओवैसी को वोट नहीं देना है, उन्हें सपा बसपा या जिसको भी वो पसंद करते हैं उसे वोट नहीं देना है। मैं किसी की पार्टी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब उसको तोड़ा जाए तो यह ड्रामा रचा गया। इस ड्रामे को रचा किसने? ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी ने। इससे फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को। अगर मुसलमान ये सोचने लगते हैं कि अरे रे 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 ओवैसी को वोट देना चाहिए, वो उस पर गोलियां तक चल गई, उससे सिंपैथी जागती है, वो नुकसान होगा। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को आगाह करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों को, कि आप इस षड्यंत्र में मत फंसना। ये ओवैसी और नरेंद्र मोदी की मतलब प्लानिंग है, साजिश है। और कई प्रमाण मैं आपको दे दूं, जैसे कि आप समझ जाओगे कि ओवैसी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। एक दाढ़ी वाला है, एक तिलक लगाता है दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। कैसे? भारत में अकेले एक मुसलमान है, ओवैसी, जिसके यहां गोदी मीडिया स्टैंड लगा करके अपने कैमरे पूरे दिन वहीं रहती है। ओवैसी ने उसको रहने खाने पीने के लिए दे रखा है। अब जो गोदी मीडिया
किसानों को नहीं दिखाती, जो गोदी मीडिया मजदूरों को नहीं दिखाती, बेरोजगारों को नहीं दिखाती, छात्रों को नहीं दिखाती, आशा वर्कर्स को नहीं दिखाती, या जो भी भारत में लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती, वो ओवैसी को 24 घंटे क्यों दिखाती है? यह अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि ओवैसी मोदी के सिक्के के दूसरे पहलू हैं। एक पहलू पे मोदी है, एक पहलू पे ओवैसी। ओवैसी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ध्रुवीकरण करवाने के लिए। अब ओवैसी को मैं नहीं समझता कि कोई और प्रूफ आपको चाहिए। अगर आप समझदार हैं, टैलेंटेड हैं, तो समझ गए होंगे। या फिर नहीं, बता दीजिए कि ओवैसी के घर पे गोदी मीडिया क्यों डटी रहती है उनकी बाइट्स लेने के लिए, मुझे यह बताइए। गोदी मीडिया, प्रश्न यही है। गोदी मीडिया माने जो अडानी अंबानी की मीडिया है, वो ओवैसी को के में इंटरेस्ट क्यों रखती है, दिखाना क्यों चाहती है, अगर वो नरेंद्र मोदी के दुश्मन है? इसका अर्थ यह है कि अंदर से दोनों मिले हुए हैं। और उसका कारण यह है कि इसी तरीके से मुसलमानों के वोटों में वाइफरकेशन किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाएगा। ओवैसी को बोला जाएगा तुम कुछ बोलो। ओवैसी को परम क्या कहते हैं, भस्मासुर की तरह परम आशीर्वाद प्राप्त है। ओवैसी कुछ भी बोल दें, ओवैसी जो चाहे बोल दें, हर गुनाह माफ है ओवैसी का। तो आखिर क्यों दूसरे छोटे छोटे मुसलमान जो छोटे छोटे मुद्दों पर बेचारे, बहुत से ऐसे हैं, डॉक्टर कौफिल करके जो पहले लड़ रहे थे, या ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो छोटे हैं, जो बेचारे सही मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे, उनको यूएपीए लगा करके अंदर डाल दिया गया। आखिर ओवैसी को वरदान क्यों है? इसका मतलब ओवैसी मोदी के है, इसीलिए अडानी और अंबानी का मीडिया ओवैसी के दरवाजे पे बैठा रहता है कि आप कुछ बोलिए, उधर से हिंदू कुछ बोलेंगे, फिर क्लासेस होगा। तो मेरे दोस्त, अब दूसरे मुद्दे, अब ओवैसी मतलब जो आज ओवैसी के साथ हुआ वो पूरा का पूरा प्री प्लान्ड था। एक प्री प्लान ड्रामा, एक प्री प्लान मेलोडियस ड्रामा क्रिएट किया गया कि कैसे भी मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हो और हिंदू मुसलमानों के क्लासेस और ध्रुवीकरण हो। यह साजिश है। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। तो 10 फरवरी को होने वाले मतदान में मेरे दोस्त, मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको 10 फरवरी के मतदान में उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने और जीतने के लिए वोट नहीं करना है। आपको वोट करना है कि भारत का लोकतंत्र बचाना है कि नहीं बचाना है, भारत का अस्तित्व बचाना है कि नहीं बचाना है, भारत को बचाना है या नहीं बचाना है, भारत को आजाद रखना है या गुलाम बनाना है। अगर आपको लगता है कि गुलामी सही है तो आप नरेंद्र मोदी जनता पार्टी को वोट कर सकते हैं, वरना आपको मोदी जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है, जो भी उनके साथ खड़े हैं। मोदी जनता पार्टी के अनडिक्लेयर्ड एलाइज हैं ओवैसी। ओवैसी मोदी जनता पार्टी के अनडिक्लेयर्ड अलायंस, मतलब उन्हीं के अलायंस में शामिल हैं, डिक्लेयर्ड नहीं है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो ओवैसी को वोट देने का अर्थ हुआ कि आप देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश से देशद्रोह कर रहे हैं। तो ओवैसी को वोट मत दीजिएगा। और ऐसे किसी भी, जैसे मान लीजिए आप चाहे जो भी हैं, आपके मन में आता है कि हम वोट बहन मायावती को देंगे, लेकिन आप यह बात याद रखना कि किसी भी परिस्थिति में अगर कहीं जाकर के भारतीय जनता पार्टी अटकेगी तो मायावती सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी। यानी अगर मायावती को इस समय कहा जाए तो वो भी अनडिक्लेयर्ड एलाइड हैं भारतीय जनता पार्टी की।
उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, कोलेशन डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने वॉकआउट दिया है कि उनके ज्यादातर वोट पहले उनको चले जाएं। अगर कुछ सीटें मायावती को मिल भी जाएं तो वो भी बाद में मायावती बीजेपी में कन्वर्ट कर देंगी, यानी बीजेपी को सपोर्ट कर देंगी। यानी मायावती को वोट देना भी इस समय खतरे से खाली नहीं है। अब आपके सामने उसके बाद जो विकल्प बचता है 2-3, कांग्रेस, सपा, जो भी विकल्प बनता है बचता है उनको वोट कीजिए खुल करके पूरा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं करना है, आपको देश बचाने के लिए वोट करना है। अब ये आपके केशव प्रसाद जी कुछ कह रहे थे, मेरे मन में आया कि अगर केशव प्रसाद तक मेरी बात पहुंचे तो मैं केशव प्रसाद जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई ऐसा कह सकते हैं और क्या कहें, तो मेरे बड़े भाई केशव प्रसाद जी, आपको चुनाव के बाद कहां बिठाया जाएगा आप ये तय कर लीजिए, सोच लीजिए अपने मन से। कम से कम मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बनाया जाएगा। जब योगी जी को ही नहीं बनाया जाएगा तो आपके कहां से बनाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बनाया जाएगा केशव प्रसाद जी, तो आपको बनाया क्या जाएगा? आप देख लेना केशव प्रसाद जी, चुनाव खत्म होने के बाद 10 मार्च के बाद आपको स्टूल भी नहीं मिलेगा। अब याद रखना, इस बात को लिख के अपनी जेब में रख लेना। दूसरे जो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं वो भी इसको लिख करके रख लें। क्या होगा? इस बार उनको स्टूल भी नहीं मिलेगा। और एक बात समझ लो, अगर डकैती डालने के बाद चुनाव पे डाका डाल करके अगर सरकार बनाने की कोशिश अमित शाह और मोदी का षड्यंत्र बनता है और करेंगे, तो जितने भी नाम, ना तो शर्मा जी, ना तो मौर्य जी, ना तो योगी जी, इनमें तीनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। याद रखना, चैलेंज, ये मेरा रिकॉर्ड रख लेना, इस बाइट को उस समय इस्तेमाल करना जब 10 मार्च के बाद अगर चोरी डाका डाल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश में कामयाब हो गई तो एक ऐसा नाम सामने लाएगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। उस नाम का मैं डिक्लेरेशन भी कर सकता हूं कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। अगर चोरी डकैती से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री, वो मैं जानता हूं। लेकिन जो सामने है प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आएंगे। वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा जो अपने आप को सबसे अच्छा डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड साबित करेगा। और वो कर चुका है, वो साबित कर चुका है, वो है और वो बनेगा। अगर मैं अगर की बात कर रहा हूं, 99.9% इसके कोई चांस नहीं है। सरकार वहां बदलने वाली है क्योंकि खुद बीजेपी नहीं चाहती कि वहां उसकी सरकार बने। और अगर कुछ ऐसा होता है, परसेप्शन की बात कर दिया मैंने, कि अगर ऐसा होता भी है तो जो नाम सामने आएगा, जो आदमी सामने आएगा, वो आश्चर्यचकित करेगा लोगों को। लेकिन उसकी औकात वही है जो एक डाबर की होती है, वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, याद रखना। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो केशव प्रसाद जी के लिए मेरा संदेश था कि अपने लिए आप ये सोच लीजिएगा, भले ही भारतीय जनता पार्टी में हैं, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको इस बार स्टूल भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। और केशव प्रसाद मौर्य जी के जरिए के नाम पे जो वोट देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें भी याद रखना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य बेचारे पिछली बार स्टूल तक घसीट कर लाए गए हैं, इस बार मंच में भी नहीं चढ़ने दिया जाएगा। स्टूल तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह तो भूल जाइए।
हो सकता है कोई मंत्री बना दिए, अगर मैं परसेप्शन की बात किया। अब आते हैं उस बात पे मेरे दोस्त की अमीर और गरीब, संसद में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, बोला, कहा। मैं सुनता हूं, मैं विपक्ष को भी सुनता हूं, पक्ष को भी सुनता हूं। पक्ष अब बोलने लायक है नहीं, बोलता नहीं, तो विपक्ष में राहुल गांधी बोल रहे थे, मैंने सुना, अमीर गरीब की बात कर रहे थे। यह एकदम अक्षरशः सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी 5% और 95%, 95% का दोहन करके 5% लोगों में से गिने चुने 100-150 लोगों के लिए काम कर रही है। वो एक ऐसी दुनिया, नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि वर्ल्ड ऑर्डर जो सामने आएगा वो इससे अलग होगा। तो अगला वर्ल्ड ऑर्डर ये होगा कि भारत में 100-150 लोग राज करेंगे, सारी सत्ता, सारा पावर कुछ चोर गुजरातियों के पास होगा, दूसरे लोग भूल जाएं। उसकी क्वालिटी यही होगी कि वो गुजराती होना चाहिए, उसकी क्वालिटी यही होगी कि वो अडानी अंबानी जैसा चोर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होगी। और जो होगा वैसा, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सब लोग वापस आएंगे और सब यहां मिलकर के राज करेंगे। आप देखते रहिए। तो ये अगला वर्ल्ड ऑर्डर होगा। तो 5% और 95% का हक, 95% का लूट को लूट करके 5% को देने वाली यह सरकार है, यानी अमीर और गरीब। आप भूल जाओगे जो आज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को मुद्दा समझते हैं, जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जो कहते हैं ना, मतलब बहुत से लोग ऐसे अंधभक्तों को मैंने सुना है कि कुछ भी बात नहीं, हमको 200 रुपया पेट्रोल देना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों को मोदी ने टाइट कर रखा है। उनके लिए सुझाव है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ओनली अमीर गमीर 5 और 95% की लड़ाई रहेगी। और इसी डकैती पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 80-20 का नारा देती है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, इस बात को आप अगर समझते हैं तो समझ सकते हैं। अब एक और बात मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, भारत की आम जनता नरेंद्र मोदी अंपायर को, अगर नरेंद्र मोदी के अमृत काल में, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तो नरेंद्र मोदी के अमृत काल में भारत की आम जनता आवारा पशु की तरह है। उत्तर प्रदेश और जो भी इस बात को मेरे समझ रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इस पर ध्यान भी दें कि आपके साथ, भारत की आम जनता के साथ, यानी जिनको 5 किलो अनाज देकर पाल रहे हैं नरेंद्र मोदी, 85% लोगों को, 84 करोड़ लोगों को जिनकी बात करते हैं, मेरे दोस्त, भारत की आम जनता नरेंद्र मोदी की निगाह में, नरेंद्र मोदी के इंपायर की निगाह में, नरेंद्र मोदी के अमृत काल के सहचरों की निगाह में आवारा पशु के समान है। आपके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। आपको एक बाउंड्री बनाई जाएगी, उसके अंदर डाल दिया जाएगा, जैसे आवारा पशु, जैसे गायें, जैसे गौवंश, या जैसे जिनके साथ जो व्यवहार हो रहा है कि एक जगह डाल दिया जाता है, बाड़ लगा दी जाती है, उसके अंदर उनको खाना भी नहीं दिया जाता और वो मर जाते हैं, वही काम करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए करेंगे मेरे दोस्त क्योंकि अब आपकी जरूरत पूंजीवादी तत्वों, पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं है। कंप्यूटर चलाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, मजदूरी करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, मजदूरों की जगह मशीनों ने ले लिया है। व्यवस्था संभालने के लिए कंप्यूटर है, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप आवारा पशु हो और आपको उसी तरह मार दिया जाएगा। और आप मर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से आप मर ही रहे हैं। आप याद कीजिए
अपने आसपास होने वाली मौतों को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को, अपनी न्याय व्यवस्था को और अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं, यह समझिए। आज अगर इससे बड़ा और सटीक उदाहरण आपके लिए, यानी भारत की आम जनता के लिए कुछ दिया जा सकता है तो यही कि अब भारत की आम जनता इस व्यवस्था के लिए आवारा पशु के समान है। और यह आपने देखा, आपके लिए कुछ नहीं किया गया, आपको रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप रोड पर मरते मरते अपने गांव में पहुंचे, जाते जाते लोग मर गए। कोई एक भी ट्वीट, एक भी संवेदना आई कहीं से कि आप मर गए भाई, हम आपके लिए आ रहे हैं। आज हजारों हजार गाड़ियां चलाई जा रही हैं। कोरोना पीरियड में भी आपके यहां प्रचार के लिए गाड़ियां आ रही हैं। उस समय आपको घरों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां नहीं आई, व्यवस्था नहीं आई। जो व्यवस्था स्वेच्छा से कर भी रहे थे उनको भी रोका गया। क्या साजिश थी इसके पीछे? क्या मकसद था इसके पीछे? क्या मतलब था इसके पीछे? जब आप इस बात की गहराई को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा मेरी बात कि आम आदमी भारत की इस व्यवस्था में, इस अमृत काल में, भारत की वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान सरकार के लिए इस अमृत काल में भारत के लोग आवारा पशु के समान है। जो वर्ताव भारत में गायों के साथ किया जा रहा है, गोवंश के साथ किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं रही है अब व्यवस्था में, खेती में, उसी तरह से आपके साथ भी किया जाएगा। तैयार रहिए। आपको नौकरी की बात, हम 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी दें, या आपका मजाक उड़ाया जाता है। किस मुंह से कहते हैं? अगर ठीक है, अगर सामने आकर सवाल करें तो मेरा सवाल है, बताएं आप कहां नौकरी दोगे? निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र मोदी जी, कोई भी जी, कहां नौकरी दोगे? रेलवे आप बेच दिए, पोर्ट आप बेच दिए, रोड आप बेच दिए, सब कुछ आप बेच दिए, दोगे कहां नौकरी? ये तो बताओ। अपने घरों में चपरासी रखोगे? क्यों झूठ बोलते हो? नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। जो सुनते हैं, अगर वो आशा करते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी तो वो उनका भाग्य, वो जाने। देंगे कहां से? प्रश्न तो ये है, उनसे यही पूछ लो, ठीक है आप कहां से दोगे नौकरी? नहीं बता पाएंगे। चलिए, इससे पहले आपने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी, कितने लोगों को दिया? नहीं बता पाएंगे। भाई देंगे कहां से? ना 2 करोड़ का वादा भी झूठा था, आज जो वादा कर रहे हैं वो भी झूठा है। अब तो आपके विवेक पर निर्भर है, आपके ज्ञान पर निर्भर है, आपकी समझ पर निर्भर है कि आप कितने समझदार, कितने विवेकशील, कितना ज्ञान आपके पास है। आप अपने आप को, अपने देश को बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते, यह आप पे निर्भर है। किसानों के साथ सीधे सीधे धोखा किया गया है। किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन नहीं पाया हूं, कल उसके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, उसका मतलब और आगे की योजना उनकी क्या है। लेकिन किसानों के साथ मेरे दोस्त सीधे सीधे धोखा किया गया है, और धोखा करना ही था। यह बात मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरे दोस्त कि किसान बिल लागू हो चुका है। किसान बिल, जब प्राइवेटाइजेशन पर कोई आवाज नहीं उठी पूरे देश से, और प्राइवेटाइजेशन को यह देश स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, तो किसान बिल लागू हो गया। किसान बिल प्राइवेटाइजेशन के जरिए लागू कर दिया जाएगा। आपको एमएसपी चाहिए तो अडानी अंबानी देंगे, क्योंकि एपीएमसी मंडी उनकी होगी, एफसीआई उनकी होगी, गोडाउन्स उनके होंगे, खरीदारी वही करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आपसे मजदूरी आपके खेतों में करवाएंगे, आपकी उपज वही लेंगे, अपनी दुकानों में रखकर बेचेंगे भी वही।
और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो दाम तय करेंगे, जैसे आज इस साल 250 रुपया लीटर तेल बेचा, आप जिंदगी में कभी भी 250 रुपया लीटर तेल से नीचे नहीं खा पाओगे, क्योंकि अब उनका वर्चस्व बन चुका है। अब उन्होंने रोटेट कर लिया है। हर साल सरसों गायब हो जाएगी, जैसे ही पैदा होगी किसानों के खेतों से खरीद ली जाएगी, गोडाउन में रख दिया जाएगा, उसका तेल बनाया जाएगा, उसको 250 रुपया लीटर बेचा जाएगा। आपकी गरज है, आप खरीदो, खाना है, जीना है, नहीं तो मर जाओ, आत्महत्या कर लो। यही होगा। यानी किसान बिल को इनडायरेक्टली लागू हो चुका है। अगर प्राइवेटाइजेशन को चलिए, अगर नरेंद्र मोदी एफसीआई बेचेंगे तो रोकेगा कौन? अब तो प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार हो, और जब एफसीआई अडानी का होगा तो एपीएमसी किसका होगा? मंडी किसका होगा? जब ये मंडी की अडानी अंबानी का होगा तो एमएसपी क्या करोगे लेकर के? एमएसपी का किसका होगा? एमएसपी भी उन्हीं का होगा। और मैंने कल बताया था कि एमएसपी पे अगर मान लीजिए वो आपको 5 रुपया ज्यादा दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आपका 20 रुपया किलो का अनाज 25 में खरीद लेंगे, लेकिन खाद आपका 1000 का 2000 में देंगे, बीज आपका 1000 का 2000 में देंगे, डीजल आपको 100 रुपए का 200 रुपए में देंगे। हो गया, इधर से दिया, उधर से 2 गुना ले लिया। आपके पास मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, जहर खाने के लिए जो पैसे बचते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बचने वाला है। फाइनली आपको अपनी जमीनें अडानी अंबानी को हैंडओवर कर देना, यही मिशन है। किसान बिल का मतलब यही था। जब वो भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे तब भी मैंने कहा, उस समय के वीडियो को सुन लीजिए, उसमें भी मैंने यही बात बताई थी, और अब भी यही बात बता रहा हूं, पीछे भी यही बात। किसान की लड़ाई जब 1 साल लड़ते रहे तब भी मैं यही कहता रहा कि मोदी कहां से बिल वापस लेंगे, उनमें कहां ताकत है बिल वापस लेने की। बिल पहले मैंने तो कहा कि पहले तो चिढ़ा उड़ा करके आपको परेशान करके वो बिल वापस लिए, वो तो एक ड्रामा, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन जब पूरी व्यवस्था कर दी गई, प्राइवेटाइजेशन को इतना मजबूत कर दिया गया, आपके आसपास की सारी चीजें बेच दी गई, खाद, बीज, इंस्ट्रूमेंट, पेस्टिसाइड, सब कुछ उनके हाथों में हो गया, तब आपको तब बिल भी वापस ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल तो लागू है। धीरे धीरे आप समझोगे। जो बात आज मैं समझ रहा हूं, जो बात मोदी को मैं 2014 से समझने लगा हूं, वो बात धीरे धीरे आप लोग समझते रहे हैं, लोग समझने लगे हैं, धीरे धीरे समझते हैं, टाइम लगता है समझने में, मैं समझता हूं। तो किसानों के साथ धोखा हुआ है। अमित शाह ने एक बात कही मेरे दोस्त चुनाव प्रचार में कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी आएगी तो आजम खान, मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ जाएंगे। अमित शाह जी, दुनिया के सबसे बड़े माफिया को तो आपने देश से बाहर भेज करके ऐश करवा रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, पता नहीं कितने मोदियों को। अगर वो मुख्तार अंसारी, आजम खान बाहर आ भी जाएंगे तो देश में ही रहेंगे। वो आपके प्लान के अनुसार डेपुटेशन पे किसी दूसरे देश में जाकर बसाए नहीं जाएंगे। ये षड्यंत्र आप कर सकते हैं। एक्चुअली माफिया ये नहीं है जिनका नाम आप ले रहे हो, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये माफिया नहीं है। ये तो नाम आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि लोग हिंदू मुसलमान की बात को सोचें। माफिया तो वो है हर्षद मेहता, केतन पारेख, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मोदी एंड मोदी, मोदी एंड मोदी। और उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए आप अक्सर मुख्तार अंसारी और आजम खान का नाम लेते हो। कितना गुनाह कर दिया है आजम खान और मुख्तार अंसारी ने। बंद रखो जेल के अंदर, उनको मार डालो वहीं पे। लेकिन क्या उखाड़ लिया आपने
नीरव मोदी मेहुल चोकसी का, जिसने पूरे भारत को लूट डाला। बात करते हो, षड्यंत्र करते हो यार। आप नेता नहीं हो, आप जैसे लोग नेता नहीं है देश के, विक्रेता हैं देश के। और वही 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है, उसके बाद दुनिया ही खत्म। करो जो करना है, आपकी मर्जी। तो इस तरह की बातें मत किया करो शाह जी। हम तो समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं समझते वो मैं ही नहीं जानता। अगर बात करना है किसी माफिया की तो करो ना, मेहुल चोकसी की, नीरव मोदी की, करो ना। जिनको देश की सत्ता ने ले जाकर वहां बसाया है, और सिर्फ वो 400 लाख करोड़, और सिर्फ यही नहीं, 6 लाख से भी अधिक जो भारतीय भारत की नागरिकता छोड़कर गए हैं, उसमें भी 90% गुजराती हैं। और वो आपके आदमी हैं, जिनको इसलिए भेजा गया है कि वो वहां काले धन को मैनेज करेंगे। बात करते हो आप मुख्तार अंसारी और आजम खान की, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान नफरत करके एक दूसरे के खिलाफ वोट करें। आपके कुकर्मों पर उनकी निगाह न जाए। आपने क्या दिया? आप मुख्तार अंसारी और उनकी बात तो करते हो, आप बताओ, नौकरी दिया? आपने वादा किया था ना, नौकरी दिया? आपने काला धन से 15-20 लाख देने की बात की थी, दिया? अपनी बात करो ना, आपने क्या किया इस देश के साथ? लूटा। तो इस तरह के षड्यंत्रकारी बातें आप करते रहोगे। इसके अलावा आपके पास राजनीति करने के लिए कुछ और बचा नहीं है मेरे दोस्त। मैं आज भी फिर ओवर टाइम हूं, आज के लिए भी बस इतना ही। मैं अचानक इस बात को रोक रहा हूं क्योंकि मैं बोलने लगता हूं तो मैं खुद भी भूल जाता हूं कि मैं किस टाइम कितना हो चुका है। और 2 चीजें उसमें मायने रखती है मेरे दोस्त। एक तो आपका प्यार, आप जुड़े रहते हो, तो आपको देखकर मेरा मन नहीं करता कि ठीक है कुछ बात बताएं जो हमारे दिमाग में है, दिल में है, वो आप तक पहुंचाते रहें मेरे दोस्त। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आज जो भी आपका कमेंट्स इस लाइव में आया होगा उसका जवाब मैं कल जरूर दूंगा। और कल इस वीक का आखिरी लाइव होगा। आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे हम आपके बीच आते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो कल हमारा आखिरी लाइव होगा। कल आप इसी संख्या में जुड़े, लोगों को शेयर करें, लोगों तक हमारी बातें पहुंचाएं, लोगों को जागरूक बनाएं, इस देश को बचाएं, क्योंकि देश किसी के बाप का नहीं है, हमारा आपका है। जय हिंद, वंदे मातरम।